हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके सब्जेक्ट फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर अधिकारों के बारे में बात करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने अधिकारों का अर्थ, उसकी विभिन्न परिभाषाएं और अधिकारों के विभिन्न सिद्धांत जैसे अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत, अधिकारों का कानूनी सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत, अधिकारों का सामाजिक कल्याण सिद्धांत और अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत व अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत देख लिया था। आज हम देखेंगे कि अधिकारों का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। उदारवादी लेखक अधिकारों को दो वर्गों में बांटते हैं। पहला नैतिक आधार और दूसरा कानूनी आधार। पहले के बारे में बात करते हैं। नैतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनका संबंध मानव के नैतिक आचरण से होता है। इन अधिकारों का अवलंबन समाज की नैतिक भावना होती है, न कि राज्य की शक्ति। नैतिक अधिकारों का राज्य के कानूनों द्वारा अनुमोदन नहीं होता। इन्हें धर्मशास्त्र, लोकमत या जनता की आत्मिक चेतना के दबाव द्वारा स्वीकार करवाया जाता है। राज्य और कानून का इनसे कोई संबंध नहीं होता, अतः इनके उल्लंघन पर किसी को दंड भी नहीं मिलता। जैसे वो अधिकार जिसे हमारी अंतरात्मा स्वीकार करे या कोई नैतिक भावना, आत्मिक चेतना द्वारा वो स्वीकार किए जाएं। दूसरे होते हैं कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार वे हैं जिन्हें राज्य के द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है और जिनकी रक्षा का उत्तरदायित्व राज्य के ऊपर होता है। इन अधिकारों के पीछे राज्य की शक्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति इन अधिकारों के उपभोग में अवरोध लगाता है तो वह अपराधी माना जाता है, जो एक नागरिक को अपने साथी नागरिकों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति द्वारा प्रदान किए जाते हैं और जिनकी रक्षा राज्य करता है। यानी जैसे सीधे से शब्दों में अगर समझें तो इंडिया में जो फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर है वो क्या है, हमारे कानूनी अधिकार। वो राज्य के द्वारा दिए गए हैं, राज्य ने उनको मेंशन किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिखे गए हैं। दूसरे नागरिकों के विरुद्ध वो एक नागरिक को प्राप्त हैं और राज्य उनकी रक्षा करता है, उनको गाइड करता है। क्योंकि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन दूसरे व्यक्ति द्वारा या राज्य के द्वारा किया जाता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, आपके इसके विरुद्ध आवाज़ उठा सकते हैं। आपको ये प्रोविजंस दिए हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये अधिकार कौन से हैं? कानूनी अधिकार। सामाजिक जीवन के विकास के साथ साथ इन अधिकारों में वृद्धि होती जाती है। जैसे हो सकता है कुछ टाइम पहले 10 ही फंडामेंटल राइट्स हों, लेकिन धीरे धीरे समाज का विकास हो रहा है, नए टाइम्स चेंज हो रहे हैं, तो उन अधिकारों में और एडिशन होता जाता है। जैसे पहले जीवन जीने का अधिकार था, लेकिन टाइम पर विभिन्न अपने जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने उस अधिकार को विस्तृत किया है। जैसे जीवन जीने के अधिकार में स्वच्छ वातावरण का, शुद्ध पेयजल का और शांत रहने का, भाषण की स्वतंत्रता में उन्होंने ऐड किया कि मौन रहने का भी अधिकार है। तो ये सब क्या है, धीरे धीरे अधिकारों का एडिशन होता जाता है। जैसे जैसे लोग जागरूक होते जाते हैं, नए अधिकारों की मांग करते हैं, टाइम चेंज होता है तो ये होते हैं कानूनी अधिकार। इनको दो भेद होते हैं इनके। पहला नागरिक अधिकार और दूसरा राजनैतिक अधिकार। पहले हम देखते हैं कि नागरिक अधिकार। नागरिक अधिकार राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों को, चाहे वे राज्य के नागरिक न हों, प्रदान किए जाते हैं। राज्य के नागरिक न हो का मतलब कि कोई जैसे हमारे राज्य में विदेशी आया हुआ है घूमने के लिए या कोई विदेश से आकर रह रहा है तो उनको भी वो अधिकार मिलेंगे। इनका उद्देश्य व्यक्ति के उच्च सामाजिक जीवन को संभव बनाना है। इनका संबंध व्यक्तियों के जान, माल आदि की रक्षा करने से है, जिनके बिना मनुष्य का श्रेष्ठ जीवन संभव नहीं है। यद्यपि देश की सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ व्यक्तियों के नागरिक अधिकार भी बदलते रहते हैं, किंतु आधुनिक उन्नतशील राज्यों में सामान्यतः जो मैं बताऊंगी वही अधिकार मोस्टली हर राज्य में मिलते हैं। जैसे नागरिक अधिकारों में पहला है जीवन का अधिकार। प्रत्येक मनुष्य को जीवन का अधिकार है। यह अधिकार मौलिक और आधारभूत है, क्योंकि इसके बिना अन्य अधिकार असंभव है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति बिना किसी बाधा के अपने जीवन का उपभोग कर सके। राज्य का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति के जीवन की रक्षा करे। व्यक्ति को स्वयं भी अपने जीवन की रक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के जीवन का अंत करने का प्रयास करता है तो वह व्यक्ति आत्म की रक्षा हेतु उसके जीवन को समाप्त भी कर सकता है। जैसे आप मूवीज़ देखते हो तो कई बार कोर्ट में दलीलें चल रही होती हैं कि
एक व्यक्ति दूसरे का मर्डर कर देता है तो उसका वकील यही दलील देता है कि भाई उसने उसका मर्डर इसलिए किया क्योंकि उसकी जान को खतरा था, अपनी जान बचाने के लिए अपनी आत्मरक्षा में इसने इस व्यक्ति को मार डाला। ये व्यक्ति इसके ऊपर हमला कर रहा था तो इसने अपनी आत्मरक्षा में इसको मार डाला, और कोर्ट इसमें कई बार व्यक्तियों को बरी भी कर देता है, क्योंकि आत्मरक्षा का अधिकार हर व्यक्ति को है। अगर आपके ऊपर कोई और अटैक कर रहा है तो आप ऑफकोर्स अपना जीवन बचाना चाहोगे, चाहे उसके लिए उसको आपको सामने वाले को मारना भी पड़े। तो इसलिए आत्मरक्षा हेतु दूसरे के व्यक्तियों को अपना अधिकार है। जीवन का अधिकार कितना बहुमूल्य है यह इससे सिद्ध होता है कि कोई व्यक्ति स्वयं अपना जीवन भी समाप्त नहीं कर सकता, अर्थात वह आत्महत्या नहीं कर सकता। यदि आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है, मर गया तो ठीक है, अगर वो बच जाता है तो राज्य के द्वारा उसको दंड दिया जाता है। आपने न्यूज़पेपर्स वगैरह में सुना ही होगा कि सुसाइड करना भी एक कानूनी जुर्म है। अगर मर गए तो आपको तो कोई पूछेगा नहीं, और अगर आप बच गए तो उसके बाद आपको राज्य के द्वारा पनिशमेंट दिया जाएगा। मानव जीवन समाज की बहुमूल्य निधि है, अतः उसे किसी प्रकार की क्षति पहुंचाना एक अपराध है। तो ये था जीवन का अधिकार, बहुत बेसिक सा है। दूसरा है समानता का अधिकार। ये किस में है? नागरिक अधिकारों में हम पढ़ रहे हैं। दूसरा है समानता का अधिकार। समानता का मतलब ये नहीं है कि सभी व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे हो जाएं, इस समानीकरण नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति के रूप में व्यक्ति का बराबर सम्मान किया जाए और उसे उन्नति करने के समान अवसर दिए जाएं। अमीर और गरीब, सबल या निर्बल, सभी को उन्नति करने के समान अवसर दिए जाएं और कानून के सामने सारे बराबर हों। इसमें पहला आता है राजनीतिक समानता। समानता का मतलब ये नहीं है कि भाई आप जैसे एक कंट्री है उसमें 50 लोग हैं तो 50 के 50 को पद में भी इक्वल कर दो, कैपेबिलिटी में भी इक्वल कर दो, संपत्ति में भी इक्वल कर दो, सबको एक जैसा अवसर मिले, एक जैसे पद पर पहुँचे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, 50 के 50 लोग एक जैसे नहीं हो सकते। तो समानता से मतलब होता है कि जहाँ तक पॉसिबल हो सबको उन्नति के समान अवसर मिले। जैसे कि राज्य ने कोई स्कूल खोला तो उसमें ये नहीं होना चाहिए कि भाई अमीर के बच्चे ही पढ़ सकते हैं, गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ सकते। तो उसमें सभी बच्चों के लिए वो स्कूल खुलना चाहिए। इससे क्या होगा कि सभी को उन्नति के अवसर राज्य ने दिए हैं। तो यही होता है समानता का मतलब। समानता का मतलब एग्जैक्ट लिटरली समान होना नहीं है। समानता का मतलब है कि जैसे जो पिछड़े हुए हैं उनको उन्नतों के बराबर लेके आना, ऐसी कोशिशें करना कि जो संपत्ति की जो असमानताएं हैं वो कम से कम हो, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार हो। जैसे राज्य में एक टाइम लिमिट के बाद, जैसे 18 वर्ष के बाद आप लोग वोट दे सकते हो। तो ये क्या है कि सबको समान अधिकार दिए। उसमें ये नहीं देखा कि नेता का बेटा है तो वो 5 साल के बाद ही वोट दे सकता है, या फिर कोई गरीब का बेटा है उसको 25 साल के बाद नहीं, सबको एक जैसा अधिकार दिया है। सभी व्यक्ति 18 साल के बाद वोट दे सकते हैं। तो यही है समानता का मतलब, जिसमें समानता में भी कई पहलू होते हैं। जैसे राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता का मतलब क्या है कि राजनीति में यानी शासन कार्यों में सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर प्राप्त हो। वयस्क मताधिकार सबको मिले, निर्वाचित होने का अधिकार प्राप्त हो, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का सबको अधिकार हो। इसमें जाति, रंग, लिंग, वर्ण आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो। जैसे आप कहते हो कि एमएलए के चुनाव में कोई भी नागरिक खड़ा हो सकता है। ये नहीं है कि हमारे यहाँ पे राजतंत्र है, राजा का बेटा ही खड़ा होगा, या फिर एमएलए में जैसे आज कोई एमएलए है आपके एरिया का तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका बेटा ही नेक्स्ट एमएलए हो। कोई भी वहाँ से खड़ा हो सकता है जिसको जनता का सपोर्ट हो। तो ये क्या है, एक आम नागरिक खड़ा हो पा रहा है जिसको जनता का सपोर्ट है। तो यानी सबको समान अवसर मिले हुए हैं चुनाव में खड़े होने के, और वहाँ के सभी नागरिक वोट दे सकते हैं। ये नहीं कि इसकी जाति है तो वोट नहीं देगा, इसका धर्म ही है तो। कोई धर्म, जाति, किसी के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं है। 18 वर्ष का होने पर चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे कोई भी हो, उसको वोट देने का अधिकार है। तो ये राजनीतिक समानता का मतलब है कि जो राजनीतिक पद हैं वो सभी के लिए खुले हैं। कोई भी सामान्य नागरिक पद के लिए खड़ा हो सकता है। हर नागरिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग कर सकता है, और सबको राजनीति में विरोध करने का अधिकार भी है। जैसे कोई नेता अगर गलती कर रहा है तो लोग उसको हटा भी सकते हैं, पदस्थ भी कर सकते हैं, ये भी इसमें ही आता है। और कानून के समान जो समक्ष हैं वो सभी समान हों। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने चोरी कर ली और किसी नेता के बेटे ने चोरी कर ली, तो कानून के समक्ष आप जो एक आम नागरिक है और एक नेता का बेटा दोनों इक्वल हैं। ये नहीं है कि भाई एक नेता का बेटा है इसको स्पेशल प्रिविलेज मिला जाएगा या इस दूसरे कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी, नहीं, उसी कोर्ट में सबके लिए सुनवाई होगी। और अमीर गरीब कुछ नहीं देखा जाएगा। जो प्रोविजंस हैं, जैसे चोरी करने पर ये दंड मिलेगा तो वो आपको भी मिलेगा और एक नेता के बेटे को भी मिलेगा। तो यही कानून के समक्ष समानता का मतलब है कि कानून की नज़र में सब समान है।
चाहे वो कितना भी अमीर हो, गरीब हो, चाहे आम हो, चाहे किसी नेता या एमएलए का, राजा का बेटा हो, सब इक्वल है कानून के समक्ष। सबको समान रूप से समान चीज़ के लिए समान रूप से दंड मिलेगा। दूसरी समानता, आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का मतलब क्या है? समाज के प्रत्येक व्यक्ति के पास कम से कम इतने साधन हों जिससे वह भोजन, निवास और वस्त्र की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता अनुसार कार्य मिले और जीविका चलाने के अवसर सबको समान रूप से प्राप्त होने चाहिए। अब जैसे कोई वैकेंसी निकलती है जैसे फर्स्ट ग्रेड की, तो उसमें कुछ निर्धारित योग्यताएं आपको ज़रूरी होती हैं, जैसे बीएड किया हुआ होना चाहिए, एमए किया हुआ होना चाहिए। तो उसमें लेकिन ये नहीं लिखा होता, ये तो शैक्षणिक योग्यताएं हैं, तो कुछ योग्यताएं तो ज़रूरी हैं किसी पद को प्राप्त करने के लिए, ताकि उस पद को वो ढंग से संभाल सके। लेकिन क्या उसमें कभी ये देखा जाता है कि इस धर्म के लोग फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की एग्ज़ाम नहीं दे सकते, इस जाति के लोग नहीं दे सकते? ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो भी समान रूप से सबके लिए लागू होती हैं। अब आप कहोगे कि मैडम कुछ लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता है तो वो तो असमान हो गया, या कुछ लोगों को ज़्यादा रिजर्वेशन के साथ ज़्यादा सीट मिलती हैं, तो ये भी एक समानता लाने का प्रयत्न है। जो रिजर्वेशन दिया गया है वो पिछड़े वर्गों को दिया गया है, तो वो जो आपको असमानता नज़र आती है, किसी को रिजर्वेशन दिया है किसी को कुछ, तो असमानता समानता लाने के कारण है, क्योंकि वो रिजर्वेशन पिछड़े वर्गों को दिया है। पास्ट में जैसे छुआछूत की प्रैक्टिस चलती थी, तो जो उच्च वर्ग के लोग थे वो निम्न वर्ग के लोगों के खिलाफ इसका यूज़ करते थे। अब मान लो एक व्यक्ति के खिलाफ छुआछूत हो रही है, उसको गांव के बाहर पटक दिया, उसको सार्वजनिक भोजनालय में खाना नहीं खाने देते थे, पानी नहीं पीने देते थे, और उसका बेटा, तो उसके साथ भी वही प्रैक्टिस चलेगी उसके बेटे के साथ, क्योंकि उसने उस घर में जन्म ले लिया। तो उस घर में जन्म लेने के कारण उसके बेटे की कोई गलती है, चाहे वो बेटा कितना भी टैलेंटेड हो, लेकिन छुआछूत के कारण हो सकता है उसके टैलेंट की कदर ना हो, उसको गांव के बाहर रखा जाए, व्यापारियों से मतलब व्यापार ना करने दिया जाए। अगर वो टैलेंट है तो उसका टैलेंट बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। तो ये क्या थी कि जो समाज में एक वर्ग के लोगों के द्वारा दूसरे वर्ग के लोगों के खिलाफ जो पिछड़ापन था, कि उन्होंने उनकी कोई गलतियों के कारण वो आदमी पिछड़ गए, उनको बराबर लाने के लिए, उनको उन व्यक्तियों के बराबर लाने के लिए ये जो आरक्षण है ये दिया जाता है, ताकि कुछ विशेष जो सीट्स हैं वो सिर्फ उन लोगों से भरी जाएं, क्योंकि हो सकता है वो आज भी उन लोगों के इक्वल नहीं पहुँचे जो उन्नत लोग हैं। तो कुछ सीट्स फिक्स करके उनको उतनी सीटों पर तो लाया जाए ताकि वो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके बराबर आ सकें। तो ये आर्थिक समानता लाने का मतलब है कि आप संपत्ति में बहुत ज़्यादा असमान ना हो। इतना अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपको उसकी आजीविका मिले, आप भोजन, कपड़ा ये सब जुटा सको, इतनी तो समानता राज्य को लानी चाहिए। राज्य कोशिश करता रहता है। तो आज का अगर को लगे कि आरक्षण है तो ये असमानता नहीं है, ये समानता लाने का ही कोशिश है राज्य के द्वारा, कि पिछड़े वर्ग, जैसे किसी जाति के लोगों के द्वारा इस जाति के लोग इतना पिछड़ गए हैं, ये जाति के लोग इतना आगे हैं, तो इस जाति के लोगों को इनके बराबर तो लाएं पहले। उसके बाद जब राज्य को ये लगेगा कि इस जाति के लोग भी आज पूरी तरह इन जाति के लोग दोनों बराबर हो चुके हैं, उसके बाद हो सकता है आरक्षण ख़त्म कर दिया जाए और दोनों बराबर हैं तो अब दोनों को इक्वल ट्रीट किया जाए। लेकिन आज हम दोनों को इक्वल ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि एक जाति के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, एक जाति के लोग बहुत उन्नत हैं, और ये इन लोगों की गलती नहीं है, ये इन लोगों के द्वारा इनके साथ जो अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, उनकी गलती है, समाज की कुरीतियों की, कुप्रथाओं की गलती है। तो उसके कारण राज्य ये कोशिश करता है कि इन लोगों को भी इनके समान लाकर खड़ा किया जाए, इसलिए रिजर्वेशन दिया जाता है। ये तो थी रिजर्वेशन की बात। और आर्थिक समानता मैं आपको समझा चुकी हूँ कि आर्थिक समानता का मतलब है संपत्ति की बहुत ज़्यादा असमानताएं पैदा ना हो। ये नहीं हो कि बहुत एक अमीर है और एक बहुत गरीब है, ऐसा ना हो। ठीक है, तीसरी समानता आती है सामाजिक समानता। सामाजिक क्षेत्र में समानता का मतलब है समाज में किसी एक वर्ग को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। समाज में मनुष्य के नाते मनुष्य की स्थिति हो और समान प्रकार का व्यवहार किया जाए। धर्म, जाति, धन आदि के आधार पर समाज में व्यक्ति का स्थान निर्धारित ना किया जाए, वरन समाज में उसका सम्मान मनुष्य के रूप में हो। सामाजिक समानता के अधिकार को वास्तविक बनाने हेतु भारतीय संविधान में छुआछूत के भेदभाव को दंडनीय माना गया है। अब मनुष्य हैं, नीची जाति के लोग भी वही मनुष्य हैं, उनमें भी वही आत्मा है जो उच्च जाति के लोग हैं, लेकिन फिर भी कई लोग उनके खिलाफ छुआछूत की प्रैक्टिस करते थे। तो क्या था, सामाजिक समानता यहाँ पर नहीं थी, इसलिए छुआछूत को, जैसे इंडिया में एक एग्जाम्पल है कि बैन कर दिया गया छुआछूत को, ताकि सभी जाति के लोग हैं वो समान फील करें, क्योंकि मनुष्य को मनुष्य होने के नाते समान अधिकार मिलने चाहिए। किसी को, जैसे आज अंबानी के पास ज़्यादा धन है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको पॉलिटिकल पार्टी का वो बना दिया, बिना किसी बात की, रीज़नेबल कोई रीज़न के बिना उनको कुछ भी पद दे दिया, ऐसा नहीं होगा। कितना भी धन हो, आप
उन्हीं लोगों के इक्वल रहोगे जो अदर मनुष्य हैं, जो अदर लोग हैं। तो इसका सामाजिक समानता का सीधा मतलब ये है कि किसी एक वर्ग को कोई विशेषाधिकार प्राप्त ना हो, मनुष्य को मनुष्य होने के नाते समान प्रकार का व्यवहार मिले। इसका एग्जाम्पल अगर है तो क्या, छुआछूत की समाप्ति। तीसरा नागरिक अधिकारों में आता है स्वतंत्रता का अधिकार। इससे पहले हमने 2 पढ़े थे, जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में भी 3 थे, राजनीतिक समानता क्या होती है, आर्थिक समानता क्या होती है और सामाजिक समानता क्या होती है। अब देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। लास्की के अनुसार इसका तात्पर्य उस शक्ति से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार बिना किसी बाहरी बंधन के अपने जीवन के विकास का ढंग चुन सके। स्वतंत्रता की नकारात्मक परिभाषा के अनुसार इसे व्यक्तित्व के विकास का अवसर माना जाता है। नागरिकों को अपनी भौतिक और नैतिक उन्नति करने का पूर्ण अवसर मिलना चाहिए। यह अवसर तभी मिल सकता है जब समाज कुछ नियम बनाकर एक के जीवन में दूसरे व्यक्ति द्वारा अनुचित हस्तक्षेप न होने दे। अपनी शक्तियों या क्षमता की वृद्धि के लिए मनुष्य को कई प्रकार की अथवा अनेक क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। स्वतंत्रता का सीधा सा क्या मतलब है कि व्यक्ति है वो अपना डेवलपमेंट कर सके, अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कर सके, इसके लिए उसके ऊपर कोई बाहरी बंधन ना हो, और इसे स्वतंत्रता की नकारात्मक परिभाषा कहा जाता है। और सकारात्मक परिभाषा क्या है कि व्यक्तित्व के विकास का अवसर मिले। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के अवसर के लिए हो सकता है कि दूसरे व्यक्तियों पर कोई बंधन लगाए जाएं, जैसे, तो वो भी सकारात्मक स्वतंत्रता कहलाती है। अब स्वतंत्रता में अब नकारात्मक का मतलब क्या है, सीधा सा कि एक व्यक्ति है उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है। तो अब जैसे हम ये बात करें कि इकोनॉमिक फील्ड है एक कंट्री का, उसमें सारे व्यक्ति स्वतंत्र हैं। हर व्यक्ति अपना व्यापार कर सकता है, अपना कोई भी कारोबार खोल सकता है, कोई भी वो रोज़गार प्राप्त कर सकता है। तो उस जैसे एक व्यक्ति टैलेंटेड है, उसके वो कह रहा है कि मेरे ऊपर कोई बंधन नहीं होने चाहिए, तो वो व्यक्ति है वो काफ़ी आगे निकल जाएगा, टैलेंट के बल पर वो अच्छा बिजनेसमैन बन जाएगा। तो ये तो है नकारात्मक स्वतंत्रता कि सबको खुला छोड़ दिया। जैसे इकोनॉमी, एक कंट्री की इकोनॉमिक फील्ड है, उसमें सारे लोगों को खुला छोड़ दिया कि आप जैसे चाहो अपने टैलेंट के बल पर प्राप्त कर लो। तो ये तो सीधे सीधे नकारात्मक स्वतंत्रता। इसको नकारात्मक क्यों बोला है वो मैं आगे बताऊँगी। तो इस स्वतंत्रता में क्या है, कोई बाहरी बंधन नहीं है किसी के ऊपर भी, सब व्यक्ति स्वतंत्र हैं, अपना अपना कारोबार कर रहे हैं। लेकिन इस स्वतंत्रता से हो सकता है कि कुछ व्यक्ति ज़्यादा पावरफुल हों, वो पहले से ही ऐसी फैमिलीज से आ रहे हों कि जो पावरफुल हों। जैसे इसमें मान लो नेता का बेटा एक बिजनेसमैन है, एक आम नागरिक बिजनेसमैन बनना चाहता है, तो नेता का बेटा के पास हो सकता है ज़्यादा रिसोर्सेज हों, उसको अपनी फैमिली से ज़्यादा सपोर्ट मिल जाए, आसपास की मदद मिल जाए और वो अच्छा बिजनेसमैन बन जाए, अच्छा पैसा इकट्ठा कर ले। और जैसे इसके साथ ही दूसरा व्यक्ति बिजनेस करना चाहता था, इसको ही पूरी तरह ख़त्म कर दे, धमका दे, कुछ भी कर दे, इसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, तो हो सकता है कि इसमें असमानताएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ इस स्वतंत्रता के कारण। इस नकारात्मक स्वतंत्रता के कारण जिसमें सबको फ्री छोड़ दिया कि उसमें हो सकता है एक बहुत पावरफुल फैमिली से आया हुआ बेटा हो, एक बहुत गरीब परिवार से हो, दोनों के सपने सेम हैं, दोनों बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, लेकिन एक नेता का बेटा जितनी आसानी से बन पाएगा उतनी आसानी से आम नागरिक का बेटा नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज कम है, राज्य को सपोर्ट कर नहीं, राज्य ने तो फ्री कर दिया, राज्य ने तो कि आप जैसा चाहो अपने टैलेंट के बल पर प्राप्त कर लो। तो अकेले टैलेंट के बल पर वो आदमी आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि उसको राज्य से भी सपोर्ट की ज़रूरत है, उसकी फैमिली का बैकग्राउंड बहुत गरीब है, उसको सस्ते दामों में रिसोर्सेज चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए जो राज्य से उसको सपोर्ट मिल सके। तो ये जो नकारात्मक स्वतंत्रता है यहाँ राज्य ने दी कि सब फ्री हैं, सबके ऊपर कोई बंधन नहीं है, लेकिन राज्य इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, ये है नकारात्मक। लेकिन इससे असमानताएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। हो सकता है पावरफुल लोगों के पास बहुत ज़्यादा धन आ जाए और जो गरीब और कमज़ोर लोग हैं वो और कमज़ोर होते जाएँ। और सकारात्मक स्वतंत्रता की बात अगर आएगी तो राज्य ये तो कहेगा कि भाई आप फ्री हो कोई भी बिज़नेस करने के लिए, लेकिन अगर राज्य को ऐसा फील होगा कि कोई पिछड़ा हुआ है, उसको थोड़ा सा रिजर्वेशन दे दिया जाए या फिर सस्ते दामों पर माल उपलब्ध करवा दिया जाए, तो वो क्या होगी, एक सकारात्मक स्वतंत्रता होगी। वो राज्य द्वारा सपोर्ट किया गया है गरीब लोगों को ताकि वो इनके इक्वल तो आ सकें पहले, तो उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए राज्य जो हस्तक्षेप करेगा वो है सकारात्मक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में भी अनेक टाइप की स्वतंत्रता होती है। पहला व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब क्या है, शारीरिक और व्यक्तिगत, किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति, जैसे मैं हूँ, मेरे ऊपर कोई आघात ना करे, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मेरा कोई उपयोग ना करे, किसी के रहने आने जाने पर कोई रोक ना लगे, ना ही किसी व्यक्ति को दास बनाया जाए, ना ही कोई अपराध साबित हुए बिना उसे बंदी बनाया जाए। तो ये सब क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में आती है।
दूसरा, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हर व्यक्ति को बोलना, लिखना, अपने विचार व्यक्त करना, जैसे कि J.S. मेलोलॉस्की ने कहा था, अपनी उन्नति के लिए ज़रूरी है। हर व्यक्ति चाहता है कि जैसे उसके विचार हैं वो अपने विचार दूसरों के सामने रख सके, लेकिन ये एक असीमित अधिकार नहीं है, राज्य इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। तीसरा, आने जाने की स्वतंत्रता। हर व्यक्ति को आवागमन, अपने देश के अंदर आवागमन की इच्छा होनी चाहिए। जैसे आप चाहते हो तो आप हिमाचल घुमाते हो, जैसलमेर घुमाते हो, साउथ इंडिया में चले जाते हो घूमने के लिए, आपका मन करता है, तो वो क्या है, आने जाने की आपको स्वतंत्रता दी हुई है। लेकिन इसके अधिकार पर भी दुरुपयोग के लिए भी राज्य कई प्रकार के प्रतिबंध लगाता है। संगठन बनाने का अधिकार होता है स्वतंत्रता में। व्यक्ति हैं वो स्वतंत्र संगठन या समुदाय का निर्माण कर सकते हैं ताकि उनका और अच्छे से डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि व्यक्ति अकेला कई बार वो कार्य नहीं कर पाता जो उसके लिए संगठन कर देता है, क्योंकि संगठन के पास ज़्यादा शक्ति होती है और शक्तिशाली लोगों से जुड़ा हुआ होता है। राजनीतिक दलों का निर्माण करते हैं लोग, क्योंकि राजनीतिक दल हैं वो लोकमत का निर्माण करके निर्वाचन व्यवस्था को अच्छा बनाते हैं जिस पर लोकतंत्र टिका हुआ है। तो इस पर भी लेकिन कुछ सीमाएं हैं। ऐसे समुदाय नहीं बनाने दिए जा सकते कि जो इतने शक्तिशाली हो जाएं कि राज्य की सत्ता को ही चुनौती दें, या फिर ऐसे समुदाय नहीं बनाने दिए जा सकते जो राज्य के लिए घातक साबित हों, जैसे जो हथियारों का यूज़ करें, हिंसा का यूज़ करें। और संगठन बनाने के साथ साथ सार्वजनिक सभा का अधिकार भी दिया हुआ है कि लोग अपनी विचारधाराओं को जनता के सामने रख सकते हैं, जनता की कार्यक्रमों की, सरकार के कार्यक्रमों की आलोचना कर सकते हैं। तो लेकिन जो संगठन और सभा है वो शांतिमय होना चाहिए, ये प्रतिबंध है उस पर। फिर अगला है शिक्षा और संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने की पूरी सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा से व्यक्ति ही नहीं समाज का भी लाभ होता है, आगे बढ़ता है समाज। और संस्कृति, अपने जो अल्पसंख्यक हैं उनको अपनी संस्कृति की सुरक्षा रखने का अधिकार होना चाहिए। अगला है अंतःकरण या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। लोगों को अपना धर्म को अपनाने का, उसका प्रचार करने का, अपने अकॉर्डिंग पूजा पाठ करने का, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने का आदि की स्वतंत्रता होनी चाहिए। राज्य को धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर धर्म के नाम पर अत्याचार किया जाता है, सामाजिक कुरीतियों को, गंदे विचारों को, उनका प्रचार किया जाता है, तो राज्य उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। यानी कोई भी स्वतंत्रता है वो असीमित नहीं हो सकती, क्योंकि असीमित स्वतंत्रता स्वच्छंदता में परिवर्तित हो जाती है, वो व्यक्ति फिर कुछ भी करने लग जाता है। इसलिए हर स्वतंत्रता पर लिमिटेशंस ज़रूरी हैं। राज्य के हित में, दूसरे व्यक्तियों के हित में, शांति बनाए रखने के लिए, स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि स्वतंत्रता है वो लिमिटेड हो। तो जनरली ऐसी स्वतंत्रता हर राज्य द्वारा दी जाती है। अगले लेक्चर में हम और अधिकारों के बारे में बात करेंगे।